Hello guys, hope you all are good. So let's start the story. Become a queen after rebirth. Ch 31 to 40. अनजान लोग, बदतमीजी और बिगड़ैल। अब आगे। आराध्या जब मेंशन के अंदर आई तो उसने देखा कि आहूजा फैमिली लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और उसकी मॉम और बड़ी मॉम से बातें कर रहे थे। आराध्या ने उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ गई। वो जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने वाली थी कि किसी की आवाज सुनकर वह रुक गई। आराध्या, क्या तुम मुझसे मिलोगी नहीं? नरेंद्र जी ने आराध्या को ऊपर जाते हुए देखकर कहा। उनकी बात सुनकर आराध्या ने कुछ नहीं कहा और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। ऐसे अपने आप को और अपनी बातों को इग्नोर होता देख नरेंद्र आहूजा ने गुस्से से कहा, क्या तुम अब हमारी तरफ देखना भी नहीं चाहती? और मैंने कहा यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है और भूलिए मत कि मैं तुम्हारा नाना हूँ। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और रही बात हमारे नाना जी की, तो मैं आप लोगों की कुछ नहीं लगती। मुझे आपसे या आपकी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे कोई मतलब ना रखें। आराध्या ने अपनी मुठिया काशते हुए भावहीन आवाज में बिना पलटे ही कहा। इतना कहकर उसने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी मिस्टर रमेश आहूजा ने गुस्से से कहा, आराध्या तुम मेरे डैड से बात कर रही हो और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे डैड से बदतमीजी से बात करे। हाँ, मानता हूं कि गलती हमारी थी कि हम लोगों ने बिना सच जाने तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दिया था, इसलिए। आराध्या ने जैसे ही मिस्टर रमेश की बात सुनी उसके बढ़ते हुए कदम फिर से एक बार रुक गए। अब उसका गुस्सा अपने आपे से बाहर जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर अपनी भावहीन गुस्से से रूड आवाज में कहा, और रियली मिस्टर रमेश, आप तो बड़े महान हैं। अगर आपको इतनी ही अपने डैड की रिस्पेक्ट है तो उनसे कह दीजिए कि वह मुझसे बात ही ना करे और मुझसे दूर रहे। और वैसे भी क्या आपको 7 साल पहले पता नहीं चल गया कि मैं कितनी रूड, बदतमीज और बिगड़ैल हूं? यह आप फिर से वही चाहते हैं कि 7 साल पहले जैसा हर्ष आपका फिर से हो? उसने गुस्से से कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थी लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही 7 साल पहले की बात सुनकर मिस्टर रमेश के कदम खुद पर खुद पीछे हो गए और वो डर के मारे कांप उठे। यही हाल वहां मौजूद सारे लोगों का था। अब किसी ने कुछ नहीं कहा। वही आराध्या गुस्से से मुड़कर ऊपर अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ होटल में मुंबई, एक लड़की एक लड़के को पैशनेटली किस कर रही थी। वह लड़का भी उसे शिद्दत से किस कर रहा था। उन दोनों को यह भी होश नहीं था कि वह दोनों इस वक्त लिफ्ट के अंदर है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और वह दोनों एक दूसरे को ऐसे ही पागलों की तरह किस करते हुए होटल के एक कमरे में चले गए। वह लड़की दिखने में 23 या 24 साल की लग रही थी, वही लड़का 25 से 26 का। उस लड़की ने अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और हॉट लग रही थी। उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर लग रहा था जैसे वह जरूर किसी बड़ी फैमिली से है। वह दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस करते हुए कमरे के अंदर आ गए। कमरे में पहुंचते ही उस लड़के ने उस लड़की को बेड पर धक्का देते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और फिर उस लड़की के पास जाकर उससे फिर से किस करने लगा और अपने हाथों को उसके शरीर में चलने लगे। वही वह लड़की भी उसका साथ दे रही थी। उस लड़के ने उस लड़की की ड्रेस के अंदर अपना हाथ डाल दिया और उसके होठों से धीरे धीरे उसके गले, गर्दन और फिर उसके शोल्डर तक हवसी तरीके से चूमने लगा। थोड़ी ही देर में उस लड़के ने उस लड़की के ड्रेस को उतारकर नीचे फर्श पर फेंक दिया और उससे फिर से किस करने लगा। उस लड़के के हाथ उस लड़की की पूरी बॉडी पर चल रहे थे जिसे महसूस कर वह लड़की सिसकियां ले रही थी। थोड़ी ही देर में वह लड़का उसके अंदर समा गया। वो दोनों एक दूसरे को लगभग कुछ घंटे तक प्यार करने के बाद एक दूसरे की बाहों में सो गए। नव्या कपूर, दोस्ती और धोखा। अब आगे 111। आराध्या कार काफी तेजी से चला रही थी। उसकी कार एक पहाड़ी पर आकर रुकी। वह कार से उतरकर उसकी नजर सामने दुल्हन के लिबास में चट्टान पर खड़ी एक लड़की पर गई। वह लड़की चट्टान के किनारे अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। आराध्या ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए और भावहीन आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सुसाइड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वह लड़की आवाज सुनकर पीछे की तरफ पलट गई। उसने अपनी नजर उठाकर आराध्या की ओर देखा। उस लड़की की आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत समय से रो रही हो। नव्या कपूर, हाइट 5 फीट 1 इंच, कमर तक आते हुए घने काले बाल, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, होठों के नीचे एक छोटा सा काला तिल जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था, लेकिन वो आराध्या से कम सुंदर थी। नव्या आराध्या की गले लग गई। आराध्या ने भी उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद आराध्या ने उसे दूर किया और कहा, क्या तुम ठीक हो? नव्या ने अपना सिर हिला दिया और बोली, मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आई, मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी इसलिए बस यहाँ घूमने आ गई। आराध्या ने कुछ नहीं कहा और वो दोनों वहीं चट्टान पर बैठ गए। थोड़ी देर खामोशी के बाद आराध्या ने नव्या से शांत लहजे में पूछा, क्या तुम उन दोनों को ऐसे ही जाने दोगी? क्या तुम रिवेंज नहीं लेना चाहती हो? क्यों उन दोनों ने तुम्हारे साथ धोखा किया? क्या रिवेंज?
नव्या ने कंफ्यूजन के साथ बोली। जिसे सुन आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसी लड़के ने धोखा दिया और तुम उससे बदला नहीं लोगी? क्या तुम उसे यह रियलाइज नहीं कराओगी कि उसने तुम्हें धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है? इतना कहकर आराध्या उठकर वहां से जाने लगी। उसने जाते हुए कहा, तुम्हारा जो भी फैसला हो, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर मदद की जरूरत हो तो बता देना। इतना कहकर वो कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वही पैसेंजर सीट पर पीयूष बैठा हुआ था। उसने आराध्या की तरह देखते हुए कहा, क्या हम उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे? उसे हमारी जरूरत है। नहीं, उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो कमजोर नहीं है, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर मैं चाहूं तो उन लोगों को 1 मिनट में ही बर्बाद कर सकती हूं, लेकिन ये लड़ाई नव्या की है। और रही बात अकेला छोड़ने की, तो आराध्या राणा कभी भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिलहाल उसे अभी अकेला रहने की जरूरत है, जिससे वो सही फैसला कर सके। इतना कहकर आराध्या ने कार स्टार्ट किया और वहां से चली गई। लेकिन आराध्या ने अपने बॉडीगार्ड को नव्या की सिक्योरिटी के लिए लगा दिया। वही नव्या चट्टान पर बैठी आराध्या की बातों को सोच रही थी। फ्लैशबैक। लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने हुए नव्या होटल के एक रूम के दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसकी आंखें अपने सामने लिफ्ट से निकले हुए कपल को देख रही थी, जो एक दूसरे से लिपटे हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। ये देखकर नव्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो लड़का नव्या का फियोंसे था, जिसने उसे फोन करके यहाँ बुलाया था। लेकिन यहाँ आकर उसने अपनी आंखों से जो देखा वो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। इस समय उसके फियोंसे का चेहरा उसके दूसरे तरफ था। वह उस लड़की में पूरी तरह डूबा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे को पूरी शिद्दत के साथ किस कर रहे थे। उस लड़की का चेहरा नव्या को दिखाई दे रहा था। अपने सामने खड़ी हुई नव्या को देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। नव्या ने कभी भी अपने फियोंसी पर कोई शक नहीं किया था। उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि वह उसको बेवकूफ बनाकर आसपास लड़कियों के साथ घूमता होगा, और खास करके उसकी खुद की बहन के साथ। नव्या ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बेवकूफ हो सकती हूँ। आधे घंटे पहले नव्या के फियोंसे ने उसे एक मैसेज सेंड किया था कि वो उसे शादी के जोड़े में देखने का और इंतजार नहीं कर सकता और जल्द से जल्द उसे देखना चाहता है, इसलिए वो होटल आ जाए। यहीं से वो दोनों कोर्ट मैरिज जाएंगे शादी करने के लिए। और उसका मैसेज पढ़ने के बाद नव्या बिना कुछ सोचे समझे होटल चली आई। और जब वो होटल आई तो उसने अपने फियोंसे और अपनी बहन को अंदर जाते हुए देखा, तो वो भी उन दोनों का पीछा करते हुए होटल के अंदर आ गई। और इस वक्त वो शादी का जोड़ा पहने हुए खड़ी होकर अपने सामने अपने फेसी और अपनी बहन को देख रही थी। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि वह मैसेज उसके फियोंसे शेखर ने नहीं बल्कि उसकी बहन शिखा ने उसे भेजा था। वो जानती थी कि शेखर का मैसेज मिलने के बाद नव्या बिना कुछ सोच हुए होटल आ जाएगी। कुछ सालों से शिखा और उसकी मां ने अपनी साजिशों के चलते हुए नव्या के पिता का दिल जीत लिया था, और अब एक बार फिर से वह दोनों माँ बेटी मिलकर नव्या से उसके होने वाले पति को छीनना चाहती है। नव्या को उसकी बहन ने धोखा दिया, उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानती थी कि शिखा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन शेखर ने भी इन सब में शिखा का थी साथ दिया। ये बात जानकर नव्या काफी निराशा और दुखी हुई। शेखर जानता था कि नव्या शिखा से नफरत करती है, और नव्या ने कभी नहीं सोचा था कि शेखर शिखा के साथ मिलकर उसे धोखा देगा। नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कोई बुरा सपना हो, और वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि जल्दी से ये सपना खत्म हो जाए। उसके इमोशन उस पर हावी हो रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह शेखर और शिखा को जिंदा मार दे। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और होटल से बाहर आ गई। वो होटल में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो होटल के बाहर आकर पैदल चलने लगी। नव्या को पता ही नहीं चला कि वह होटल से पैदल चलते चलते काफी दूर आ गई थी। वह शेखर से बहुत प्यार करती थी। उसने वह सब कुछ किया जो शेखर को पसंद था, लेकिन शेखर ने कभी भी उसकी फीलिंग को समझा ही नहीं। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वहां से एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद टैक्सी आकर एक पहाड़ी पर रुकी। नव्या ने टैक्सी वाले को किराया दिया और टैक्सी से उतर गई और जाकर चट्टान के किनारे खड़ी हो गई। फ्लैशबैक एंड। अगर कहानी पसंद है तो लाइक, कमेंट और रेटिंग जरूर दें, और उन सारे लोगों को थैंक्स जो मेरी कहानी पढ़ते और कमेंट करते हैं। सिंघानिया कॉरपोरेशन का डाटा चोरी होना, हैकर क्यों? शेखर ने कभी उसकी फीलिंग को समझा ही नहीं। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने वहां से एक टैक्सी ली और उसमें बैठकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद टैक्सी आकर एक पहाड़ी पर रुकी। नव्या ने टैक्सी वाले को किराया दिया और टैक्सी से उतारकर चट्टान के किनारे जाकर खड़ी हो गई। फ्लैशबैक। नव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। वो अपनी सोच से बाहर आकर देखा तो उसके फोन पर शिखा का कॉल आ रहा था। नव्या ने कुछ सोचकर कॉल पिक कर लिया।
क्या तुमने वो सब देखा मेरी प्यारी बहना? शेखर सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वह तुमसे शादी नहीं करेगा, इसलिए तो वह अपनी शादी के दिन मेरे साथ था, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही हम दोनों के बीच में से चली जाओ। शिखा नव्या को उकसाते हुए कहा। शिखा की बात सुनकर नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने कॉल कट कर दिया और वहां से चली गई। दूसरी तरफ एक बड़ी सी 40 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग, जिसके टॉप पर इंग्लिश लैंग्वेज में सिंपल मगर खूबसूरत ढंग से एआर ग्लोबल लिखा हुआ था, जो सूरज की किरणों से साइन कर रहा था। उसी ऑफिस में प्रेसिडेंट केबिन में आराध्या अपनी क्वीन साइड चेयर पर पैरों पर पैर चढ़ाए किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी। वह नव्या से मिलने के बाद सीधा ऑफिस आ गई थी, क्योंकि उसे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, आराध्या ने कहा। तो रोहित केबिन में आया। 1111। बॉस, सिंघानिया ग्रुप के सारे शेयर्स गिरते जा रहे हैं, उनके सारे शेयर्स बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, और जैसा आपने सोचा था वह लोग हैकर क्यू से संपर्क कर रहे हैं ये पता करने के लिए कि उनके डाटा को किसने चुराया है। रोहित की बात सुनकर आराध्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वो लोग सच में बेवकूफ हैं, उन्हें पता भी नहीं जिस इंसान ने उनकी कंपनी के डाटा को चुराया है उन्हीं से वह लोग मदद लेना चाहते हैं। तुम जल्द से जल्द सिंघानिया ग्रुप के सारे शेयर्स खरीद लो और स्वीटी से कहो कि वह अपना प्लान एग्जीक्यूट करे, और यह काम तुम खुद हैंडल करो। और स्वीटी से कहो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। रोहित ने सिर हाँ में हिलाया और केबिन से बाहर चला गया। सिंघानिया कॉरपोरेशन मिस्टर आदित्य मीटिंग रूम में बैठे हुए थे, उनके सामने कुछ लोग लैपटॉप पे काम कर रहे थे। मिस्टर आदित्य सबकी तरफ देखते हुए बोले, क्या कोई रिप्लाई आया? 111। सभी ने ना में सिर हिला दिया। तो मिस्टर आदित्य ने कहा, कोशिश करते रहो, हैकर क्यू को मैसेज भेजते रहो ताकि उनकी नजर हम पर पड़े। 11। बॉस, हैकर क्यू की मिस्टर आदित्य के असिस्टेंट ने कहा, फीस बहुत ज्यादा है और यह भी कंफर्म नहीं कि वो हमारे मैसेज का जवाब देंगे भी या नहीं। वो लोग जितना भी पैसा मांगेंगे मैं दूंगा, बस मुझे उस शख्स के बारे में जानना है जिसने मेरी कंपनी का सारा डाटा चुराया है। मिस्टर आदित्य ने गुस्से से कहा, क्योंकि कल रात किसी ने सिंघानिया कॉरपोरेशन का सारा डाटा चुरा लिया था, जिससे सिंघानिया कॉरपोरेशन को बहुत नुकसान हुआ है। सिंघानिया कॉरपोरेशन के क्लाइंट की भी इंफॉर्मेशन चली गई थी, तो वह लोग मिस्टर आदित्य से जवाब मांग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक सीक्रेट प्लेस पे एक लड़की बड़े से स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी, उसके पीछे 3 लड़के बैठे हुए थे जिनके सामने लैपटॉप था। वह लड़की हो रहा था आराम से चिप्स खा रही थी और सामने स्क्रीन पे कुछ कोडिंग। तभी पीछे से एक लड़का बोला, ये लोग पागल हो गए हैं क्या है? कितना मैसेज भेजेंगे यार, मुझे अब इरिटेटिंग हो रही। दूसरा लड़का बोला, सच में यार, ये सब सिर्फ टाइम पास है, इतनी देर में हम कितनों की इंफॉर्मेशन हैक कर बेच चुके होते। 111। तो तीसरे लड़के ने कहा, और कहीं मस्त सी जगह पे ऐश कर रहे होते। तभी उसके सिर पर एक पेन उड़ते हुए आकर लगा, तो वह अपना सिर सहलाते हुए सामने देखा जहां वह लड़की उन तीनों को ही घूर रही थी। फालतू की बकवास बंद करो और क्वीन ने जैसा कहा है वैसा करो, उस लड़की ने उन तीनों को घूरते हुए कहा। तो दूसरा लड़के ने कहा, बॉस की हम लोग सारी बात मानते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि बॉस ने पहले खुद ही सिंघानिया कॉरपोरेशन का डाटा चुराने को कहा और अब क्या हम उनकी मदद भी करेंगे? वह लड़की उन सब की बकवास सुनकर बोली, जब दिमाग नहीं है तो दिमाग चलते ही क्यों हो, अब चुपचाप काम करो, नहीं तो तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंकने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस लड़की की बात सुनकर वह तीनों तुरंत बोले, नहीं नहीं, हम करेंगे ना, हम लोगों को कहीं और नहीं जाना। अरे ये लोग जब तक 1000 मैसेज नहीं भेजते तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा और फिर से उस स्क्रीन पर देखने लगी। चलो जान लेते हैं इस लड़की के बारे में। आरोही जिंदल, हैकिंग और कंप्यूटर की दुनिया की ऐसी जीनियस लड़की, जिसे पकड़ने के लिए ब्लैक मार्केट और माफिया के कई जीनियस हैकर्स उसे ढूंढ रहे थे, मगर कभी कोई उसका पता नहीं लगा पाया, ना ही यह जान पाए कि वह लड़की है या लड़का। लेकिन आरोही ने जो लोग उसको पकड़ने या ढूंढने की कोशिश की उन्हें बर्बाद कर दिया। उन सब के बर्बाद होने के बाद सिर्फ एक नाम दुनिया के सामने आया, हैकर क्यू, और एक धमकी भी कि जो लोग भी हैकर क्यू को ढूंढने की कोशिश करेगा उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन किसी को नहीं पता कि यह टीम माफिया क्वीन की है और इस टीम की इंचार्ज आरोही है। गेम स्टार्ट नाउ। बर्बादी और आबादी। अब आगे। एक ऊंची पहाड़ी के ठीक किनारे एक लड़की बैठी हुई मुंबई शहर की तरफ देख रही थी। पूरी मुंबई इस वक्त इधर से उधर भाग रही थी, धीरे धीरे हर जगह लाइट्स ऑन होने लगी थी। तभी वहां एक बाइक आकर रुकी, तो उस लड़की ने भावहीन आवाज में कहा, तो तुम आ गई स्वीटी। ये कहते हुए वह पीछे की तरफ पलटी। ये आराध्या थी, वही उसके पीछे आरोही खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए आराध्या को ही देख रही थी। वो भागते हुए आकर आराध्या के गले लग गई।
मैंने तुम्हें बहुत बहुत मिस किया, आरोही ने कहा। आरोही की बात सुन आराध्या ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो बैठते हैं, आरोही ने कहा, और वही पहाड़ी के किनारे बैठ गई। कैसी हो, आराध्या ने आरोही से पूछा। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, ना तब कुछ बदला था ना आज कुछ बदला है, बस मैं थोड़ी और ज्यादा क्यूट हो गई हूँ। आराध्या ने उसे देखते हुए कहा। तो क्या सोचा है तुमने, आरोही ने सीरियस होते हुए पूछा। गेम स्टार्ट नाउ। बर्बादी और आबादी दोनों होगी इस बार। कुछ बर्बादी के आंसू रोएंगे तो कुछ आबादी की खुशियां मनाएंगे। सबको अब वही मिलेगा जो वह लोग डिजर्व करते हैं, और शुरुआत सिंघानिया फैमिली से हो चुकी है, आराध्या ने सर्द और रूट ट्यून में कहा। आरोही ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, बहुत मजा आएगा उन सबके चेहरे देखने में कल से। ये गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो दोनों बिल्कुल किसी डेविल क्वीन की तरह लग रही थी। थोड़ी देर कुछ बातें करने आराध्या राणा मैंशन चली गई, वहीं आरोही अपने घर। आरोही ने अपनी बाइक एक मैंशन के सामने रोकी, उसने अपना हेलमेट अपने हाथों में लिया और दीवार पर से कूदकर घर के गार्डन में एंटर हो गई। आरोही छिपते हुए एक रूम की बालकनी के नीचे खड़ी हो गई। चल आरोही, जल्दी से अपने रूम में पहुंच जा, इससे पहले तेरी मॉम को पता चले कि तू घर पर नहीं है, आरोही ने खुद से कहा और बालकनी के अटैच पाइप से ऊपर चढ़कर जाने लगी। आरोही जैसे तैसे जल्दी से ऊपर चढ़कर रूम की बालकनी में कूद गई। बच गई आज तू, ये कहकर जैसे ही आरोही रूम के अंदर देखने लगी, आए उसके पैर वहीं पर ही जम गए। वह घबराते हुए सामने सामने देखने लगी। आरोही के ठीक सामने बेड पर उसकी मॉम बैठी हुई थी। उन्होंने अपने हाथों में एक डंडा ले रखा था। वह अपनी उंगलियों को उस डंडे पर घूमते हुए लगातार सामने देखे जा रही थी। मॉम, आप यहाँ मेरे रूम में, क्या आपको मुझसे कुछ काम था, आरोही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझे बिना बताए घर से बाहर मत जाया करो, पर तुम्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। और कहाँ गए थी सुबह से, कहते हुए आरोही की तरफ बढ़ गई। अपनी मॉम को अपनी तरफ आता देख आरोही भागने लगी, वहीं उसकी मॉम उसके पीछे भाग रही थी। आरोही कभी बेड के ऊपर तो कभी बेड के नीचे, वह ऐसे ही रूम में इधर उधर बचने के लिए भाग रही थी। माफ कर दो मॉम, ये लास्ट टाइम था, मैं तो बस घूमने के लिए गई हुई थी। आज हमारा मुंबई में पहला दिन है, इसलिए मैं घूमने चली गई, आरोही कमरे से बाहर भागते हुए बोली। आरोही के बात सुन उसकी मॉम अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, आरोही अगर तुम्हें घूमना ही था तो मुझे बताकर भी जा सकती थी ना। लगता है मॉम कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, आरोही ने अपने मन में कहा और भागते हुए बोली, आप मुझसे काम करवाती इसलिए आपको नहीं बताया। 11। आरोही की बात सुनकर उसकी मॉम वह डंडा आरोही की तरफ नहीं लगा फेंका। आरोही तुरंत नीचे झुक गई और वह डंडा आरोही को, आहारू तू बच गई। फिर उसने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मॉम अगर गलती से भी यह डंडा मेरे सर पर लग जाता तो मैं कोमा में भी जा सकती थी, और अगर मेरी याददाश्त चली जाती तो। कहीं नहीं जाने वाली हो तुम, ना ही तुम्हें कुछ होगा, तुम बस आज रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। वही आरोही भागते हुए नीचे आ गई। उसने लिविंग हॉल में अपने डैड को बैठे हुए देखा तो उनकी तरफ भागते हुए चिल्लाकर बोली, डैड बचाए अपनी इस जालिम बीवी से, कहते हुए जाकर अपने डैड को साइड हक करते हुए उनके पास बैठ गई। क्या किया इस बार बेटा, आरोही के डैड ने पूछा। आरोही ने मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी जालिम बीवी फालतू में ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। तभी उन्हें अपनी बीवी की आवाज सुनाई दी जो उन्हें ही गुस्से से बोल रही थी, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आप इसे हमेशा सर पर चढ़ाए रहते हैं तो ये सर पर चढ़कर नाचती है, पूछिए इससे सुबह से गायब थी और इतनी रात में घर वापस आ रही है, वह भी बालकनी से। आरोही ने तिरछी नजरों से अपने डैड को देखते हुए मन ही मन में बोली, सॉरी मॉम डैड, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। और उसने कहा, डैड मैं नव्या से मिलने गई थी, उसके मंगेतर ने उसे उसकी बहन के साथ मिलकर धोखा दिया है, तो बस मैं वहीं रुक गई थी। क्या शेखर ऐसा कैसे कर सकता है, वह भी उस मासूम बच्ची के साथ, क्या वह ठीक है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मिसेज जिंदल परेशान होते हुए पूछा। नव्या के बारे में आरोही के परिवार वालों को सब कुछ पता था, वो लोग नव्या को अपनी बेटी की तरह मानते थे। आरोही उठकर अपने मॉम के पास बैठते हुए उनका हाथ पकड़कर बोली, मॉम वह ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, बस इसलिए नहीं बताया। ठीक है, लेकिन कल तुम उसे घर लेकर आओगी और इसके आगे मैं कोई भी बात नहीं सुनने वाली तुम दोनों की, मिसेज जिंदल ने कहा। तो आरोही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन असल में आरोही तो नव्या से आज मिल ही नहीं पाई थी। वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उसे टाइम ही नहीं मिला नव्या से मिलने का। उसे भी नव्या की बहुत फिक्र हो रही थी, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, लेकिन उसने सोच लिया था कि उस शेखर को छोड़ेगी नहीं, उसकी दोस्त को धोखा देने के लिए। रुद्र राजवंश शादी। सुबह का वक्त
होटल। नव्या बेड पर सो रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। नव्या की आंख खुलने लगी, उसके सिर बहुत दर्द कर रहा था। उसने कल रात ड्रिंक कर ली थी। उसने जैसे तैसे अपना फोन उठाया और कॉल पिक करके अपने कान में लगा लिया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से शेखर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। नव्या कपूर, कहाँ हो तुम? मैंने कल पूरी दोपहर कोर्ट मैरिज के बाहर तुम्हारा इंतजार किया। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो बता देती, लेकिन अब मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। उसकी आवाज सुनकर नव्या को कल की सारी बातें दोबारा आ गई। वो जानती थी कि शेखर अब उससे शादी नहीं करना चाहता और वो शादी तोड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। और उसने कल जो देखा उसके बाद वो खुद भी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। नव्या ने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने होटल का बिल पे किया और होटल से बाहर निकल गई। वो जब होटल से बाहर आई तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो उसकी तरफ ही आ रहा था। वो अपने आसपास किसी पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट उससे कुछ कहते हुए आ रहा था। बॉस, चेयरमैन सर ने कहा कि आप मिस शर्मा के साथ सिविल अफेयर जाए और अपनी शादी को ऑफिशियल करवाए। उसके बाद आज सेलिब्रेशन के लिए आप एक डिनर पर जाएं। मेरे पास करने के लिए उससे भी कई ज्यादा जरूरी काम है, उस आदमी ने कोल्ड ट्यून में कहा। मैं जानता हूं बॉस, लेकिन चेयरमैन सर ने कहा कि आप आज ही शादी करें। अगर आप मिस शर्मा से शादी नहीं करना चाहते तो वह आपको और किसी लड़की से मिलवा सकते हैं, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर ही शादी करनी होगी। ये कहते हुए उसके असिस्टेंट के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। ओह, ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी। उनसे कहो कि मुझे मिस शर्मा से शादी नहीं करनी, वह मुझे किसी और लड़की से मिलवाए, और वो लड़की उन पहली वाली लड़कियों में से नहीं होनी चाहिए। उन्हें मेरी शादी वाली बात को लेकर हार माननी ही होगी। उस आदमी ने कहा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसका असिस्टेंट एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और दोबारा उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, बॉस, आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त मजाक करने के मूड में हूँ? उस आदमी ने कहा। उसकी आंखें इस वक्त बहुत ठंडी थी और जबड़े भींचे हुए थे। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो सीरियस है। उस आदमी को शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन उसके घर वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। उसके कहने की बाद भी उसका असिस्टेंट उसे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल था। उसे साफ साफ शब्दों में धमकी मिली थी कि अगर उसने अपने बॉस को शादी के लिए नहीं मनाया तो उसकी जॉब चली जाएगी। लेकिन उस आदमी को अपने असिस्टेंट की आवाज में झलक रही चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसकी सारी बातों को अनसुना कर रहा था। इससे पहले कि वो दोनों नव्या को क्रॉस करके आगे जा पाए, तब तक नव्या उस आदमी के चेहरे को अच्छे से देख रही थी। उस आदमी की पर्सनैलिटी किसी राजा की तरह थी। उसके आसपास फैला हुआ कोल्ड ऑरा इतना भयानक था कि कोई भी उसके पास जाने से डरता। नव्या उस आदमी को जानती थी। वो रुद्र राजवंश था, आरआर एंटरटेनमेंट ग्रुप का प्रेसिडेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बादशाह। वो काफी लो प्रोफाइल रखता था और पब्लिक में भी काफी कम ही सामने आता था, लेकिन एक बार उसने आराध्या के साथ उसे देखा था। नव्या ये सोच ही रही थी कि तभी रुद्र बिना उसकी तरह देखे उसे क्रॉस करके आगे निकल गया और तभी नव्या के दिमाग में एक आइडिया आया। रुद्र को शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत थी और उसे भी एक लड़के की जरूरत थी, क्योंकि वो शेखर से शादी किसी भी परिस्थिति में नहीं करने वाली थी। वो शेखर को उसकी गलतियां का एहसास करना चाहती थी कि उसके ब्रेकअप करने के बाद भी उसे उससे कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का मिल सकता है। ये सोचकर उसने तुरंत रुद्र को आवाज लगाया, मिस्टर राजवंश, 1 मिनट रुकिए। उसने अचानक ही उन दोनों को आवाज लगाई, जिसे सुनकर उन दोनों आदमियों के कदम अपनी जगह पर रुक गए और उन्होंने पलटकर उसकी तरफ देखा। राणा मैंशन। आराध्या बालकनी में खड़ी होकर सामने उग रहे सूरज को देख रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाल कर कॉलर आईडी देखी तो 1 सेकंड के लिए अपने फोन को घूरने के बाद कॉल अटेंड कर लिया। कॉल अटेंड करने के बाद आराध्या खामोश थी। उसने कुछ नहीं कहा। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, हमने उसका सारा माल पकड़ लिया है। उसके कुछ आदमी हमारी कैद में है और कुछ ने अपनी जान खुद ले ली है। सामने वाले की बात सुनकर आराध्या अभी भी खामोश थी। वह आसमान की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, कुछ और? आराध्या का इतना छोटा जवाब सुनकर सामने वाले इंसान ने कहा, सिस्टर आराध्या, एक तो मैंने आपका इतना बड़ा काम किया, ऊपर से आप मुझसे सिर्फ 2 सेंटेंस ही बोल रही है, अभय ने झुंझलाते हुए कहा। आराध्या को अभी भी खामोश देखकर अभय ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आने के बाद सब बताता हूँ, और यह बोलकर उसने फोन रख दिया। फोन कटने के बाद अभय ने खुद से कहा, यार किस मुहूर्त में मैंने सिस्टर आराध्या से दोस्ती की थी। मेरी नींद उड़ाकर खुद तो आराम से इंडिया में रह रही है और मुझे तो यही फ्रांस में छोड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली।
चलो यार क्या कर सकते हैं, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। इतना बोलकर वह हेलीकॉप्टर में बैठ गया और देखते ही देखते वह हेलीकॉप्टर वहां से उड़ गया। वही बालकनी में खड़ी आराध्या के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने कहा, चलो देखते हैं कब तक तुम सब लोग सांप के बिल में छुपे रहते हो, कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की चमक थी। वह क्या सोच रही थी और क्या करने वाली थी यह वह खुद ही जानती थी। प्रपोजल, कपिल की हैरानी। अब आगे, राणा मैंशन। घर के सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जिसमें हेड चेयर पर मनोहर जी बैठे हुए थे। सभी लोगों ने अभी खाना शुरू नहीं किया था क्योंकि आराध्या अब तक वहां नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद आराध्या भी वहां आ गई। उसके आ जाने के बाद सभी लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। वही विराज मुंह लटकाए चुपचाप खाना खा रहा था, सबकी नजर उसी पर थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद आराध्या चेयर से उठी। उसने अपना ओवरकोट उठाया और विराज को देखते हुए कहा, तुम मुझे टाइम पर ऑफिस में मिलने चाहिए। आराध्या की बात सुनकर विराज के हाथ रुक गए। वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोला, सिस्टर, आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती। आपको पता है ना मुझसे ये ऑफिस का काम नहीं होता, कितना बोरिंग होता है एक ही जगह 3-4 घंटे बैठकर मीटिंग करना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, और अगर तुम मुझे ऑफिस में नहीं मिले तो तुम्हारे सारे कारें और जंक फूड सब खाना चलाना बंद हो जाएगा। इतना कहकर आराध्या घर के बाहर चली गई। वही सब लोग विराज का चेहरा देखकर मन ही मन हंस रहे थे। आराध्या के जाने के बाद विराज चेयर से उठाते हुए अपने पैर पटकते हुए रोने और चीखने चिल्लाने का ड्रामा करने लगा। वो रोते हुए गायत्री जी लिपटकर बोला, छोटी मॉम आप समझाए ना सिस्टर को, मुझे ऑफिस नहीं ज्वाइन करना, कितना बोरिंग काम होता है। 11 गायत्री जी ने विराज के सर को सहलाते हुए बोली, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये तुम दोनों का मामला है, तुम ही समझो। कहकर वो वहां से चली गई। बाकी सब भी चुपचाप वहां से चले गए क्योंकि सभी को पता था ऑफिस के नाम पर विराज ऐसा ही ड्रामा करेगा। वहीं दूसरी तरफ, क्या बात है, कपिल रुद्र का असिस्टेंट ने नव्या से पूछा। नव्या ने उन दोनों की तरफ अपने कम बढ़ाए और अपना गला साफ करते हुए बोली, मैंने अभी अभी आप दोनों को बात करते हुए सुना कि आपको एक दुल्हन की जरूरत है और मुझे भी शादी करने के लिए एक लड़का चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या? कपिल ने हैरानी के साथ कहा। नव्या की बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रुद्र ने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई लड़की इतनी सरलता से इतनी बड़ी बात कह देगी। नव्या का आत्मविश्वास देखकर वो उसे अपनी कोल्ड नजरों से देखने लगा। उसने सबसे पहले जो बात नोटिस करी थी वह था नव्या का शादी का जोड़ा। ये देखकर उसकी आंखों में हैरानी के भाव आ गए, लेकिन जल्द ही उसने अपने भावों को छुपा लिया। नव्या पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां खड़ी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी काफी घबराहट हो रही थी। वह नहीं जानती थी कि रुद्र उसके द्वारा रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या भी नहीं, लेकिन अपनी घबराहट के कारण वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। रुद्र काफी अमीर था और एशिया की सबसे बड़ी फैमिली राजवंश खानदान का बड़ा बेटा था। उससे हजारों लड़कियां शादी करना चाहती थी और उसकी पत्नी बनना चाहती थी। नव्या जानती थी कि शायद रुद्र उसके साथ शादी न करे, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी शायद रुद्र मान जाए, क्योंकि उन दोनों की हालत लगभग एक जैसे ही थी। रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम पहले से ही शादीशुदा नहीं? तुमने अभी तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। असल में मेरे फियोंसे को कोई और लड़की पसंद आ गई, उसने अपने लिए एक नई दुल्हन ढूंढ ली है। और मैंने आपके असिस्टेंट के मुंह से सुना कि आपको भी एक लड़की की तलाश है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आई कैन बी योर चॉइस। आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए, मुझे खाना बनाना और सारे घर के काम आते हैं और साथ ही साथ में आपका और आपके परिवार का भी ध्यान रखूंगी। मैं हमेशा एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करूंगी और आपके अलावा दूसरे लड़कों से दूर रहूंगी और कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। मैं अपने पति का पूरा ध्यान रखूंगी और आपकी पत्नी होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी, नव्या ने कहा और रुद्र की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। वही रुद्र का असिस्टेंट मुंह खोले नव्या की बात सुन रहा था। उसने पहली बार किसी लड़की को ऐसे देखा था कि अपने मंगेतर से धोखा खाने के बाद कोई लड़की किसी दूसरे लड़के को ऐसा बचकाना प्रस्ताव देते हुए। उसे नव्या के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन जो प्रस्ताव वो उनके सामने रख रही थी वो भी काफी बचकाना था। आई एम सॉरी मिस, लेकिन मिस्टर राजवंश। जैसे ही कपिल रुद्र की तरफ से नव्या का प्रस्ताव ठुकराने वाला था, तभी रुद्र ने उसकी तरफ देखा और उसे आगे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। कपिल को समझ नहीं आया कि वह क्या कहें और वह इधर उधर देखने लगा। रुद्र ने एक बार नव्या की तरफ देखा और कहा, वेल ओके, आई एम रेडी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या उसने अभी अभी शादी करने के लिए हाँ कहा? नव्या को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने बिना कोई सवाल किए उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया।
क्या ये काफी जल्दी नहीं है? क्या वो ऐसे ही बिना कुछ सोच समझे फैसला नहीं ले रहा? लेकिन एक मिनट, भला मैं क्यों इस बारे में इतना सोच रही हूं? बॉस, क्या आप सच में शादी करना चाहते हैं? हमें इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि हमें अभी तक इसका नाम भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार इसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। कपिल ने जल्दी से रुद्र से कहा। वो चाहता था कि आज उसके बॉस की शादी हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं। वो जानता था कि काफी सारी लड़कियां जो सिर्फ और सिर्फ रुद्र के पैसों से प्यार करती हैं और उन्हें पैसों और पावर के लिए वो रुद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह नव्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वह अभी नहीं बता सकता था कि नव्या भी उन्हीं लड़कियों में से एक है या नहीं। नव्या ने रुद्र को मिस्टर राजवंश कहकर पुकारा था, जिसका मतलब था कि वह रुद्र को जानती है और उसकी पावर और पैसों के बारे में भी। और ऐसा भी हो सकता है कि यह कोई साजिश हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, रुद्र ने बेफिक्री से कहा, और फिर नव्या की तरफ देखते हुए बोला, तुमसे शादी करने की मेरी एक शर्त है कि तुम फ्यूचर में कभी भी अपने इस फैसले को लेकर अफसोस नहीं करोगी। नव्या ने हाँ मैं अपना से हिला दिया। उसने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया था, तो वह कभी फ्यूचर में इसका अफसोस भला क्यों करेगी। शादी करने के लिए हमें जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या वह तुम्हारे पास है? हाँ, नव्या ने कहा, क्योंकि कल नव्या सारे डॉक्यूमेंट लेकर घर से निकली थी तो वह सारे उसके गाड़ी में ही थे। रुद्र ने सिर हिला दिया और कहा, चलो। 1 घंटे बाद नव्या और रुद्र ने मैरिज ब्यूरो के अंदर अपनी सारी शादी की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद नव्या और रुद्र एक साथ बिल्डिंग के बाहर आ गए। नव्या ने इस समय अपने हाथों में अपना मैरिज सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक थी। उसने रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? उसकी बात सुनकर रुद्र अपनी एक आईब्रो उठाए और शांत लहजे में बोला, हाँ बिल्कुल। नव्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ वक्त के लिए हमारी शादी की पब्लिक में कोई अनाउंसमेंट ना करें, क्योंकि मुझे अभी भी अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से डील करनी है और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉब्लम की वजह से आपको या आपके बिजनेस में कोई परेशानी हो। आप चाहे तो फैमिली या अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बात कहकर नव्या चुप हो गई और रुद्र की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर नव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद रुद्र ने नव्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। नव्या ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद नव्या सीधा अपने घर चली गई। नव्या के जाने के बाद कपिल रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हमें एक बार लेडी बॉस का बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए। पहले अगर रुद्र किसी लड़की के साथ एक कैजुअल डेट पर भी जाता था तब भी वह कपिल से कहकर उस लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक करवाता था, इसलिए कपिल को समझ नहीं आ रहा था कि आज रुद्र ने एक लड़की से शादी कर ली और तब भी वह उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहता। क्या उसके बॉस पहले से ही नव्या को जानते थे? लेकिन कैसे? ये बात उसके लिए बहुत अजीब थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, रुद्र ने कहा और कार में जाकर बैठ गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जर्मनी 111। एक अंधेरे कमरे में एक चेयर पर एक 26 साल का 6 फीट 7 इंच हाइट वाला एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के के आसपास बहुत सारे ब्लैक सूट पहने हुए बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। वहीं इस समय उसे लड़के के फेशियल एक्सप्रेशन बेहद ही डार्क और कोल्ड थे और वो बार बार अपने हाथों में पड़े हुए शार्प नाइफ को घुमाते हुए अपने सामने घुटनों के बल बैठे हुए लोगों को एक टेढ़ी टेढ़ी स्माइल के साथ देखे जा रहा था। वहीं उसके सामने घुटनों के बल बैठे वो सारे लोग अभी डर से कांप रहे थे। उन सबके चेहरे और पूरे शरीर पर ढेर सारे चोटों और घावों के गहरे गहरे निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लंबे समय से बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा हो। उन सभी के चोटों से लगातार खून बह रहा था। वही उस खून की गंध उस पूरे कमरे में बुरी तरीके से फैली हुई थी। चेयर पर बैठा लड़का चेयर से उठते हुए बेहद ही खतरनाक तरीके से उन सभी लोगों की ओर देखते हुए बोला, तो तुम सब ये कहना चाहते हो कि तुम सब उसके चंगुल से बचकर भाग आए और उसने तुम्हें भागने भी दिया? उस लड़के की बात सुनकर उन सभी लोगों में से एक ने हिम्मत करके अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बॉस, हमारा एक आदमी उनके हाथ लग गया, पर हम बड़ी मुश्किल से। वो इतना ही कह पाया था कि तभी उस कमरे में उसकी रूह कांप देने वाली खतरनाक चीख गूंज उठी, क्योंकि उस लड़के ने उसके सर को 2 टुकड़ों में कर दिया था। वही थोड़ी ही देर में उस पूरे कमरे में लोगों की दर्द से चीखने, चिल्लाने और तड़पने की आवाज से गूंजने लगी और देखते ही देखते उसे पूरे कमरे में उन सभी की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े पूरे कमरे में फैले हुए थे और खून की तेज गंध उस पूरे रूम में फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद
उस लड़के ने अपने आसपास फैले हुए उन बॉडी पार्ट्स को देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगा और उस कमरे से बाहर चला गया। वही उस कमरे के बाहर दो लड़के खड़े हुए थे। उसके जाते ही उनमें से एक लड़के ने तिरछी नजरों से उस कमरे का नजर देखना चाहा, मगर अंदर का नजारा देखते ही उसने अपनी आंखें जोर से मिच ली। वो नजारा सच में इतना भयानक था कि उस लड़के को उल्टी जैसी फीलिंग आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह लड़का किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ और अपने सामने मौजूद दो लड़कों को गुस्से से देख रहा था। उसने मास्क पहना हुआ था जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उस लड़का की आंखें इतनी डरावनी थी कि वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखने से भी डर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने आगे आते हुए कहा, बॉस, हमारा जो मॉल आने वाला था वह पकड़ा गया। आने लगा। ये सुनते ही उस लड़के की आंखें लाल हो गई और उसे गुस्सा। तभी दूसरे लड़के ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की मगर कुछ भी पता नहीं चला कि कैसे हमारा माल पकड़ा गया। चेयर पर बैठा हुआ लड़का अपनी खतरनाक आवाज में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले लड़के ने कहा, बॉस, हमने पता लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चला कि किसने हमारे माल को पकड़वाया है, और मैंने सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था कि हमारा माल पकड़ा ना जाए, पर नहीं आया। आश्चर्य इस बात का है कि हमारा कोई भी आदमी हमारे पास। तभी दूसरे लड़के ने कहा, बॉस, मुझे लगता है कि यह सब प्लानिंग के साथ किया गया है और जिसने भी किया उसने हमारे माल पर नजर रखे हुए था और हमारी आंखों के सामने ही हमारे माल को गायब कर दिया, और जितने भी हमने वहां आदमी रखे थे वो सभी पकड़े गए और कुछ आदमियों ने खुद ही अपनी जान ले ली है। ये बोलते हुए उससे लड़के के माथे से पसीना बह रहा था जिसे वह बार बार पोंछ रहा था। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर चेयर पर बैठा लड़का हंसने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वही उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वो दोनों लड़के डर से कांप रहे थे। पहले लड़के ने दूसरे लड़के के कान में बोला, क्या बॉस पागल हो गए हैं जो वो ऐसे पागलों की तरह हंस रहे हैं। उसकी बात सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, अगर तुम्हारी बात बॉस ने सुन ली ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देंगे। वही उसकी बात सुनकर पहला लड़का एकदम चुप हो गया और फिर अपने बॉस को देखने लगा। चेयर पर बैठा लड़का अपनी डरावनी और खतरनाक आवाज में कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब वो चाहता है मैं उसके सामने आऊं। काफी अच्छी प्लानिंग की है, पर वो जानता नहीं कि उसने किससे दुश्मनी ले ली है। चलो, अगर उसे मेरे साथ खेल ही खेलना है तो डू लेट्स प्ले, और इस खेल में मुझे बहुत मजा आने वाला है। वह एक साइको की तरह बोल रहा था। फिर उसने अपने असिस्टेंट से बेहद ही खतरनाक आवाज में कहा, मानिक, ऑस्ट्रेलिया के लिए जेट रेडी करो, अब जर्मनी हमारे लिए सेफ नहीं रहा। अपनी बात खत्म कर उसने उन दोनों को बाहर जाने का इशारा किया। वो दोनों अपने बॉस का इशारा समझकर उस डरावने रूम से बाहर चले गए। ये मेरी बहन नहीं है। अब आगे। AR ग्लोबल प्रेसिडेंट केबिन। आराध्या अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। उसके सामने रोहित खड़ा हुआ था और वहीं नीचे फर्श पर विराज आराध्या का पैर पड़कर बैठा हुआ था और वो कह रहा था, प्लीज सिस्टर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतने दिनों तक कैसे आपके बिना रहूंगा। मुझे नहीं जाना फ्रांस वापस, मैं यहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा। विराज की हालत देखकर रोहित को बहुत हंसी आ रही थी, पर वो हंसकर अपना सारा दिन खराब नहीं करना चाहता था। उसे पता था अगर वह हंसा तो विराज उसका सारा दिन दिमाग खाएगा। आराध्या विराज की तरफ देखते हुए बोली, विराज, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, और अगर तुम्हें फ्रांस नहीं जाना तो इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मुझे कल तक रेडी मिलनी चाहिए, और इसके आगे मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं सुनना चाहती। तुम्हें जो करना हो तुम डिसाइड कर सकते हो। आराध्या की बात सुनकर विराज ने अपना मन मारकर वो प्रोजेक्ट वाली फाइल लेकर केबिन से बाहर चला गया। वो फ्रांस वापस अकेला नहीं जाना चाहता था और आराध्या को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी। इसलिए उसने विराज के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो वह फ्रांस वापस चला जाए या ऑफिस ज्वाइन करे। कपूर मैंशन। नव्या शादी करने के बाद सीधा अपने घर आ गई। नव्या जब घर के अंदर आई तो उसने देखा कि वहां शिखा, उसकी सौतेली माँ और उसके पिता बैठे किसी बात पर हंसकर बातें कर रहे थे। वह तीनों दिखने में बिल्कुल परफेक्ट फैमिली लग रही थी। उन सभी को एक साथ देखकर नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बाहर वाली हो। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट भरी स्माइल आ गई। उसने बिना किसी से कुछ बोले ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसे ऊपर जाता देख मिस्टर कपूर गुस्से से खड़े होते हुए चिल्लाकर बोले, रुको, यही तुम? अब आपको मुझसे क्या चाहिए? नव्या ने अपने पिता की आवाज सुनकर रुक गई और भावहीन आवाज में बोली। उसने इससे पहले कभी भी अपने पिता या घर में किसी से भी ऐसी आवाज में बातें नहीं की थी। तुम कल पूरा दिन और रात भर कहाँ थी, और तुमने शादी रजिस्टर कराने क्यों नहीं की? कल पूरा दिन शेखर तुम्हारा वहां इंतजार करता रहा। क्या तुम्हें अपने परिवार और अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल है भी या नहीं? अपने पिता की बात सुनकर नव्या को हंसी आ गई। उसने उन पर तंज करते हुए बोली, परिवार?
जहां तक मुझे पता है कि मेरी मॉम की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है और रही मेरे पिता की तो अभी लगभग मर ही चुके हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम बदले में मुझसे इस तरीके से बात कर रही हूं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो तुम? मिस्टर कपूर ने चिल्लाकर कहा और टेबल पर गुस्से में अपना हाथ पटक दिया। डैड, शांत हो जाए। आप गुस्सा मत कीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, शिखा ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए बोली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पिता की काफी ज्यादा फिक्र हो और वह उनके बारे में काफी ज्यादा सोचती हो और उनका ध्यान रखती हो। अपनी बेटी का साथ देते हुए मिसेज कपूर अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए शांत लहजे में बोली, नव्या, तुम अपने पिता से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। आखिरकार वो तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने तुम्हें पाल पोसकर इतना बड़ा किया है। और गलती तुम्हारी है तो अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें थोड़ा सा दाद भी दिया तो क्या गलत किया? एक बार खुद को देखो और अपनी बहन को देखो, अगर तुम में तमीज नहीं है तो थोड़ी अपनी बहन से सीख लो, मिस्टर कपूर ने गुस्से से कहा। अपने पिता की बात सुनते ही नव्या के होठों पर एक ठंडी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने तंज कसने वाले लहजे में बोली, मैं उससे क्या सीखूं? ये कि दूसरे की प्यार को कैसे छीना जाता है, कैसे अपनी ही बहन के होने वाले पति के साथ रंगलियां मनाते हैं। नव्या की बात सुनकर शिखा को काफी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में उससे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी मां ने उसके हाथ को पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहा और नव्या की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, नव्या, तुम अपनी बहन के बारे में कैसे इतना गलत बोल सकती हो? ये मेरी बहन नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, तो भला ये मेरी बहन कहाँ से हो गई? ये मेरे पिता और उनकी मिस्ट्रेस की बेटी है। वैसे आपने काफी अच्छी परवरिश की है अपनी बेटी की। आपने मेरी माँ से उनके पति को छीना और आपकी बेटी ने मुझसे मेरे होने वाले पति को छीना। जैसी माँ वैसी बेटी। आप दोनों को सिर्फ दूसरों से उनके प्यार और उनके पतियों को छीनना ही आता है, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। नव्या, तुम अपनी हदें पर कर रही हो। मिसेज कपूर गुस्से के कारण कांप रही थी। जब भी उन्हें कोई किसी की मिस्ट्रेस बोलता था तो उन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। जब तक नव्या की मॉम जिंदा थी तब तक सब लोग उसे मिस्टर कपूर की रखेल कहते थे, लेकिन कुछ समय बाद नव्या की मॉम के मरने के बाद उसने मिस्टर कपूर से शादी कर ली। उसके बाद उसे कोई भी मिस्ट्रेस या ताने नहीं मरता था। वही आराध्या के केबिन में 4 लोग बैठे हुए कपूर मैंशन में हो रही बातों को देख और सुन रहे थे। आरोही ने कपूर मैंशन के कैमरे हैक कर लिए थे। वो सोफे पर बैठी हुई थी। अभी वो अपने स्नैक्स खाने में पूरी तरीके से बिजी थी। वैसे तो वो आराध्या से कुछ बातें करने आई थी, लेकिन केबिन में मौजूद लोगों को देखकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई और वो स्नैक्स खाते हुए बहुत ध्यान से उन दोनों लोगों को देख रही थी। कनक सिंघानिया, शक। अब आगे 111। AR ग्लोबल। आराध्या की केबिन में 4 लोग बैठे हुए कपूर मैंशन में हो रही बातों को देख और सुन रहे थे। आरोही ने कपूर मैंशन के कैमरे हैक कर लिए थे। वो सोफे पर बैठी हुई थी। अभी वो अपने स्नैक्स खाने में पूरी तरीके से बिजी थी। वैसे तो वो आराध्या से कुछ बातें करने आई थी, लेकिन केबिन में मौजूद लोगों को देखकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई और वो स्नैक्स खाते हुए बड़े ध्यान से उन दोनों लोगों को देख और सुन रही थी। वो दोनों और कोई नहीं, पीयूष और अभय थे। आराध्या ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और अभय की तरफ देखने लगी। अभय कुछ बोलता उससे पहले ही केबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन, आराध्या ने कहा तो रोहित डोर ओपन कर जल्दबाजी में अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट और सीरियसनेस दोनों थी। आराध्या को देख रोहित ने एक लंबी सांस ली और आराध्या की नजदीक जाकर धीरे से आराध्या से कुछ कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि आराध्या के अलावा कोई उसे सुन नहीं पाया। रोहित की बात सुन आराध्या का चेहरा सर्द हो गया। वही आराध्या के चेहरे के भावों को देखकर उन सभी की आंखों में उत्सुक और सवालिया भाव आ गए। आराध्या ने रोहित की तरफ तीखी नजरों से देखते हुए बोली, तो क्या इसमें उसका हाथ है? यस बॉस, मैंने पता किया है, इसमें उसका ही हाथ है। वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है और जब उसे पता चला आप फ्रांस में नहीं है तो उसने ये कदम उठाया, रोहित ने सीरियस आवाज में बोला। जिसे सुनकर कब से शांत बैठा पीयूष ने आराध्या से पूछा, एनी प्रॉब्लम सिस्टर? पीयूष की बात सुन आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, कुछ खास नहीं। फ्रांस की ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसे छोड़ो। और फिर अभय की ओर देखते हुए बोली, तुम बताओ। अभय ने एक पेन ड्राइव लैपटॉप पर लगाया और उसमें कुछ करने के बाद लैपटॉप को आराध्या की तरफ घुमा दिया। लैपटॉप पर 2 लोगों की तस्वीर दिख रही थी। अभय सीरियस ट्यून में बोला, ये दोनों तिमिर और जैनेंद्र हैं, तुम सबको इन दोनों के बारे में पता ही होगा। पीयूष ने लापरवाही से तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, अभय, क्या तुमने हमें इन नमूनों के बारे में बताने के लिए बुलवाया है?
अभय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है तुम सब इन दोनों के बारे में जानते हो, पर क्या तुम्हें पता है इन दोनों को आराध्या के ऊपर शक हो गया है? शक? कैसा शक? तीनों ने चौंकते हुए पूछा। उन तीनों को चौंकते हुए देख अभय ने कहा, इन दोनों को एक कॉमन लिंक मिल चुका है कि माफिया क्वीन का संबंध आर्या डिजाइनिंग कंपनी के चेयरमैन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध है। उसने एक वीडियो प्ले किया। तिमिर ने जैनेंद्र से कहा, जैनेंद्र, क्या तुम्हें कुछ कॉमन लिंक नहीं लग रहा है माफिया क्वीन और आर्या डिजाइनिंग कंपनी के बीच? जैनेंद्र ने कहा, क्या कॉमन? तुम कहना क्या चाहते हो? तिमिर प्रोजेक्टर पर आर्या कंपनी की पिक्चर डिस्प्ले करते हुए बोला, आर्या डिजाइनिंग कंपनी इंडिया की टॉप 5 में आने वाली डिजाइनिंग कंपनी है, लेकिन इसका चेयरमैन कौन है किसी को नहीं पता। लेकिन इस कंपनी में माफिया क्वीन के 50% शेयर्स है और 50% इस कंपनी के चेयरमैन के हैं। हाँ, तो इसमें कॉमन क्या है? जैनेंद्र ने सवाल करते हुए पूछा। देखो बॉस को माफिया क्वीन के ऊपर शक है कि हमारे माल और आदमियों को वही खत्म कर रही है, और आज तक किसी ने माफिया क्वीन का चेहरा नहीं देखा। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ उसके राइट हैंड कबीर को ही सब लोग जानते हैं। अगर एक बार आर्या कंपनी के चेयरमैन के बारे में पता चल जाता है तो शायद माफिया क्वीन के बारे में भी पता चल जाए। तो क्या हमें बॉस को इस बारे में बताना चाहिए? जैनेंद्र ने कहा। अभी नहीं, पहले हमें आर्या कंपनी के चेयरमैन के बारे में पता करना होगा, उसके बाद हम बॉस को इस बारे में बताएंगे, तिमिर ने कहा। वीडियो एंड। वीडियो खत्म होने के बाद पूरे केबिन में शांति का माहौल छा गया। सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। वही आराध्या शांत भाव से अपनी चेयर पर बैठी हुई थी। सब लोग आराध्या की ओर देख रहे थे। उसका इतना शांत होना किसी को हजम नहीं हो रहा था। आरोही ने शांति को तोड़ते हुए बोली, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उन लोगों को जो करना है करने दो, आराध्या ने भावहीन में कहा। फिर आराध्या ने आरोही की तरफ देखते हुए बोली, सिंघानिया फैमिली वाला प्लान कहां तक पहुंचा? ऑलमोस्ट डन। सिंघानिया कॉरपोरेशन के 60% शेयर्स तुम्हारे नाम है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उस कंपनी का क्या करती हो। तो ठीक है, कल सिंघानिया कॉरपोरेशन सारे इन्वेस्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाओ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि सिंघानिया कॉरपोरेशन की मालकिन कौन है। आराध्या ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। ऑफ बॉस, रोहित ने कहा और केबिन से बाहर चला गया। मैं भी चलती हूँ, मुझे नव्या को लेकर घर जाना है, नहीं तो मेरी मॉम मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी आज, आरोही ने उठाते हुए कहा। वो केबिन से बाहर जाने ही वाली थी कि वो बोली, अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल गई, कनक सिंघानिया इंडिया आ गई है। इतना कहकर वो चली गई। वही आरोही की बात सुन आराध्या के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, जो बेशक कनक के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वही थोड़ी देर बाद अभय और पीयूष भी चले गए। पार्टी की तैयारी अब आगे। रात का वक्त, राणा मैंशन। सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। वही आराध्या का सर अभी अपनी मॉम की गोद में था और गायत्री जी बड़े प्यार से उसके बाल सहलाते हुए अपनी प्यार भरी नजरों से उसी की तरफ देख रही थी। आराध्या भी अपनी आंखें बंद किए सुकून से अपनी मॉम की गोद में सर रखे उनके प्यार भरे टच को महसूस कर रही थी। तभी अर्नव जी आराध्या की तरफ देखते हुए कहा, आराध्या, हम लोग चाहते हैं कि एक पार्टी रखी जाए जिसमें हम तुम्हारा इंट्रोड्यूस करा सके, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्नव जी की बात सुन सभी लोग सवाल भरी नजरों से आराध्या की ओर देखने लगे। अपने डैड का सवाल सुन आराध्या ने कुछ सोचा और कहा, आप सबको जो सही लगे वो कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और ना ही इस पार्टी में मीडिया इन्वॉल्व होनी चाहिए। आराध्या की बात सुन सब लोगों ने सिर हिला दिया। आराध्या बचपन से ही लो प्रोफाइल रहती आई थी, वो बहुत काम ही पार्टी वगैरह अटेंड करती थी। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद सब लोग सोने चले गए। अगली सुबह आज राणा मैंशन को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया जा रहा था। हर जगह चहल पहल थी, सब नौकर इधर से उधर भाग रहे थे और अपने अपने काम कर रहे थे। मैंशन की सेक्रेटरी पहले से भी ज्यादा टाइट थी। राणा मैंशन में हर कोई पार्टी की तैयारी में बिजी था। आज ये पहली बार था कि कोई पार्टी राणा मैंशन में रखी गई हो, वरना तो उनकी सारी पार्टी होटल में रखी जाती थी। इस वजह से सभी मेहमान और भी ज्यादा जानना चाहते थे कि आज पार्टी क्यों रखी गई है और ऊपर से मीडिया को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये बात हर जगह फैल चुकी थी। इधर आराध्या का रूम। आराध्या सोफे को बैठी लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। उसकी उंगलियां काफी फास्ट चल रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी उसके कमरे में नॉक हुआ। आराध्या ने अपना सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा जहां गायत्री जी खड़ी हुई थी। मॉम, आप यहाँ? आराध्या ने कहा। गायत्री जी कमरे के अंदर आते हुए बोली, प्रिंसेस, तुम अभी तैयार नहीं हुई क्या? तुम भूल गई हो तुम्हें आज सलून जाना है, शाम की पार्टी के लिए तैयार होने। तुम अभी भी अपना काम ही कर रही हो। मॉम, मैं सलून नहीं जा रही, मैं घर पर ही खुद से तैयार हो जाऊंगी।
मेरा थोड़ा काम रह गया है, उसके बाद तैयार होने चली जाऊंगी। गायत्री जी आगे आते हुए आराध्या का लैपटॉप बंद करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। आज तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है और ये काम तुम बाद में भी कर सकती हो। मुझे सर्वेंट ने बताया तुमने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, पहले कुछ खा लो, उसके बाद तैयार हो जाना। ये बोलकर वो दरवाजे पर खड़ी सर्वेंट को अंदर आने का इशारा किया। सर्वेंट ने आकर कॉफी टेबल पर खाना सर्व करके चली गई। खाना देख आराध्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गायत्री जी ने उसे खाना खाने के लिए कहा, तभी सुमन जी कमरे में आए। सुमन जी ने आते हुए कहा, मुझे पक्का पता था कि ये लड़की खुद से कभी भी सैलून नहीं जाएगी। क्या तुमने अपने लिए कोई ड्रेस सिलेक्ट किया है? ये बोलते हुए वो आराध्या की तरफ देखने लगी। आराध्या ने कहा, बड़ी मॉम मेरे पास इतने सारे ड्रेस हैं, मैं उनमें से कोई भी पहन लूंगी और मुझे सच में सैलून नहीं जाना, मैं खुद से भी तैयार हो सकती हूँ। सुमन जी उसकी बात सुनकर बोली, मुझे पता था तुम खुद सैलून नहीं जाओगी, इसलिए मैंने पहले ही मेकअप आर्टिस्ट को बुला लिया है, वो आज तुम्हें तैयार करेगी और इस बात में मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। और रही बात ड्रेस की, तो मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट की है, आज रात तुम वही पहनोगी। सुमन जी की बात सुन गायत्री जी ने कहा, दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सारा इंतजाम कर दिया, वरना इस लड़की का बस चले तो ऐसे ही पार्टी में चली जाए। ऐसे कैसे? आज की पार्टी मेरी प्रिंसेस के लिए रखी गई है और मैं चाहती हूँ कि आज हमारी प्रिंसेस सबसे खूबसूरत लगे। ये बोलते हुए सुमन जी के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी, उन्हें अपनी बच्ची की खूबसूरती पर बहुत गर्व था। आराध्या ने सब अपनी मॉम और बड़ी मॉम के चेहरे पर खुशी देखी तो वो मना नहीं कर पाए। उसे पता था कि उसकी दोनों मॉम उससे बहुत प्यार करती हैं और हमेशा उससे खुश देखना चाहती है, इसलिए वो मन मारकर मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराने के लिए तैयार हो गई। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our for more interesting stories. Bye bye.